नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज पहुंच चुकी है। वायनाड से लौटने के बाद राहुल गांधी प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल वाराणसी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जीएसटी समेत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर वार किए थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी लोगों से बातचीत करते हुए। ये स्थानीय लोगों से राहुल गांधी लगातार जनसंवाद कर रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ये जो कोशिश है भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2.0 के जरिए कि किसी भी तरीके से सत्ता में खोई हुई अपनी जमीन वापस पाई जाए, सियासी जमीन को वापस कांग्रेस के पाले में डाला जाए, उसी कोशिश का नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश में आज तीसरा दिन है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और उसी के तहत आज प्रयागराज पहुंची यात्रा। कल वाराणसी में राहुल गांधी थे, लेकिन वाराणसी में बीच यात्रा के दौरान वो वायनाड निकल गए थे और उसके बाद आज दोबारा से उन्होंने प्रयागराज में इस यात्रा को ज्वाइन किया है। और खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 7 दिनों की न्याय यात्रा यूपी में रहने वाली, आज 36वां दिन है इस न्याय यात्रा का। ओवरऑल अगर बात करें तो जिसमें से 7 दिनों में आज 3 दिन यूपी में गुजर रहे हैं और राहुल गांधी लगातार अपने साथ लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। उनके साथ तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोगों का जमावड़ा मौजूद है और उन्हें उम्मीद है कि लोगों का सहयोग उन्हें 2024 के रण में जरूर कुछ ना कुछ कमाल दिखाने में सहयोग करेगा। इस खबर पर पवन पटेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पवन पटेल, राहुल गांधी कल वाराणसी में बीच यात्रा के दौरान वायनाड निकल गए थे और आज दोबारा से वो प्रयागराज ज्वाइन कर रहे हैं इस यात्रा को। पवन पटेल, कितना उत्साह लोगों में? पवन पटेल से तकनीकी दिक्कतों की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता और साथ ही साथ लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है। मोहब्बत की दुकान खोलने की बात लगातार वो करते रहे हैं और मोहब्बत की दुकान के सहारे वो नफरत की दुकान कथित तौर पर बंद कराने की बात कहते हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची है और दोबारा हमारे साथ पवन पटेल जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। पवन पटेल, वाराणसी के बाद अब प्रयागराज में राहुल गांधी, किस तरीके से उत्साह है लोगों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में इस यात्रा को लेकर? पवन पटेल, कितना उत्साह लोगों में? पवन पटेल, आज यात्रा प्रयागराज पहुंची है, कितना उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, साथ ही साथ लोगों में भी? पवन पटेल, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज पहुंची। अगर प्रयागराज की बात करें तो जिस तरीके से युवाओं का जो जोश था, युवाओं के अंदर जो उत्साह था, वो देखते हुए बढ़ रहा था। प्रयागराज के आज विभिन्न सड़कों पर राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए जो कांग्रेसी नेता है, जो युवा है, जो कार्यकर्ता है, वो बीते कल से ही लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। हालांकि ये कहा जा रहा था करीब 3:30 बजे राहुल गांधी एयरपोर्ट से स्वराज भवन पहुंचेंगे, लेकिन उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी हुई और जब प्रयागराज पहुंचे हैं तो जो युवाओं का जोश था, जो युवाओं के अंदर उत्साह था, वो साफ तौर पर दिखा रहा था कि किस तरीके से जो प्रयागराज के युवा हैं वो राहुल गांधी को हाथों पर किस तरीके से अपने पलकों पर बैठा के ले गए। क्योंकि तमाम हमने वो तस्वीरें देखी। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं से अच्छी खासी उन्होंने बातचीत की, उन्होंने जितने भी लोगों ने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की, उन्होंने हाथ भी मिलाया, उन्होंने पूरी तरीके से लोगों का अभिवादन को स्वीकार किया। तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस तरीके से आज प्रयागराज में देखने को मिली है। हालांकि आज प्रयागराज के तमाम स्थानों पर विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ राहुल गांधी वार्ता करेंगे। प्रयागराज में देर शाम को इनका जो यात्रा है वो फाफामऊ के लिए रवाना हो जाएगी। वहां पर वो रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो
साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखा रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है वो नजदीक है। ऐसे में जब राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज में पहुंचे, प्रयागराज में तमाम अन्य वर्ग है, चाहे युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, यहाँ तक कि पत्रकारों से भी उनके बातचीत करने का समय जो है वो निर्धारित किया गया है। तो साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखा रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रयागराज के लोगों में खासा उत्साह है। जी पवन, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि पूर्वांचल जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर चंदौली पहुंचे राहुल गांधी, उनकी यात्रा, उसके बाद वाराणसी पहुंचते और आज प्रयागराज पहुंचते, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी को देते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पूर्वांचल की बात करें और खासकर से प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का राजनीति का एक अलग ही वर्चस्व, प्रयागराज राजनीति का गढ़ माना जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रयागराज में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी स्वराज भवन से उनके जितने पुरखे हैं उनसे उनकी यादें जुड़ी हुई है और इसी स्वराज भवन से आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा है वो निकली है। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे, ये वही तस्वीरें और ये वही स्वराज भवन है जहां पर राहुल गांधी के पुरखे, उनकी विशेष यादें वो जुड़ी हुई है। और साफ तौर पर ये तस्वीरें आज दिखा रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो प्रयागराज में युवाओं ने, लोगों ने उनके अपने पलकों पर जो है बचा के रखा है। हालांकि तमाम अन्य स्थानों पर बातचीत करेंगे और देखिए यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे होंगे किस तरीके से जो कांग्रेसी हैं उनके मन कितना में किस उत्साह, तरीके जोश से नजर आ रहा है। राहुल गांधी पवन, के आगमन को लेकर लोगों से बात करने की कोशिश करिए पवन। बिल्कुल हम बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से आज राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे और आप लोग कांग्रेसी हैं, कितना उत्साह है, किस नजर से देखते हैं? देखिए, न्याय से न्याय मिलने तक की लड़ाई ये जारी रहेगी। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने नेता का स्वागत करने के लिए अपने हुजूम के साथ लड़ने के लिए तैयार हो और सदैव ये हम लोग जो न्याय की लड़ाई, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता, शहर कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता और इस देश का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने न्याय के हक की लड़ाई, किसान जय जवान जय किसान का देश जो देश का नारा दिया जाता था, हम लोग जरूर इस न्याय से न्याय मिलने तक की लड़ाई को जारी रखेंगे। क्योंकि राहुल गांधी का इसी स्वराज भवन से बहुत ही गहरा नाता है और आप लोग यहाँ पर किस तरीके से स्वागत बात किए करने की और कोशिश क्या करिएगा कहना प्लीज। चाहेंगे? इतनी बड़ी यात्रा है, विभिन्न वर्गों से वो बातचीत भी करेंगे। देखिए, प्रयाग की पावन धरती पर पहले हमारे श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत स्वागत है और वंदन और अभिनंदन है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का जो यहाँ पे इलाहाबाद एक कांग्रेस का एक गढ़ रहा है। इलाहाबाद में नेहरू गांधी परिवार का एक बहुत बड़ा गढ़ और ऐतिहासिक गढ़ रहा है। यहीं से इलाहाबाद की संगम पावन की धरती से ही हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है और यहीं से अटक से लेटक से कटक की लड़ाई, जो भ्रष्टाचारियों से जो लड़ाई लड़ रहा है हमारा नेता राहुल गांधी, जो नेहरू और गांधी की जो विरासत है, इलाहाबाद से जो कांग्रेस की नींव मजबूत हो, यकीनन हम लोग बहुत ही तेजी से संघर्ष करने का काम करेंगे और लड़ाई जारी रहेगी। और भी लोग हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए किस तरीके से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। आज आपके नेता प्रयागराज आए हैं, विभिन्न वर्ग के लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं और इसी स्वराज भवन से उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उन्होंने शुरुआत किया है। ये स्वराज भवन उनका ऐतिहासिक घर रहा और यहीं पे उनको आना था, यहीं से उनको आज चलना था। अब ये यात्रा में काफी ज्यादा लोग पब्लिक सम्मिलित थी और सब लोगों को ये संदेश देना था कि आज हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार, महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। अब मोदी जी का इतना ज्यादा खर्चा जा रहा है, वो जनता के ऊपर टैक्स लगाते रिकवरी किया जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल की कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी व्यवस्था है 5-5 लाख रुपए का उन्होंने इंश्योरेंस दे रखा है। उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी दे दिया है उन्होंने कि जिनके 6 बच्चे होंगे उनको कार्ड बनेगा, या सन 2011 के पहले जिनका जनगणना है उनका कार्ड बनेगा। अब हमारा कहने का ये मतलब है कि इतना पैसा 5 लाख रुपए के उसमें जनगणना से उनको इलाज के लिए दिया जा रहा है। तो इलाहाबाद के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें सारी दवाइयाँ फ्री कर दे, MRI फ्री कर दे, CT स्कैन फ्री कर दे, ताकि आम जनता को फायदा हो। आज महंगाई हमारे चरम सीमा पे है। बीजेपी 80 की 80 सीटें यूपी में जीतने का दावा कर रही है। इनसे पूछिए लोगों से, स्थानीय लोगों से, कार्यकर्ताओं से कि 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है। क्या कांग्रेस को एक भी सीट नसीब होगी क्या यूपी में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर हम न्याय यात्रा को जोड़ें और कांग्रेस की आज की जिस तरीके से चाहे उस जनसभाओं की बात करें या लोगों की बात करें, तो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सवाल है
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे और आज राहुल गांधी की ये यात्रा आगामी लोकसभा चुनाव पर किस तरीके से असर करेगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अभी ईएम का भी कुछ ज्यादा वो है, सारी मशीनरी तंत्र उनके हाथ में है। पब्लिक वोट दे रही है कांग्रेस को, ऐसा नहीं है कि पब्लिक वोट नहीं देती, वोट का परसेंट बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आज जो हमारे देश के अंदर पोलिंग सेंटर में जो वोटिंग पड़ती है, नियम ये है कि वहां पे जो एजेंट है जा करके स्ट्रांग रूम पे बैठा रहे। 4 चरण में चुनाव होते हैं। पहले चरण का चुनाव का मशीन ले जाके स्ट्रांग रूम जानकारी को साझा करने के लिए ये तो हमारे साथ पवन पटेल जो लगातार हमारे साथ प्रयागराज से तस्वीरें साझा कर रहे थे। राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे, उससे पहले पवन पटेल ने वहां स्थानीय लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 80 की 80 सीटें जीतने का दावा जरूर बीजेपी कर रही है, लेकिन प्रयागराज में जो आज यात्रा कांग्रेस की चल रही है, न्याय यात्रा, उसका असर आने वाले चुनाव पर देखने को मिलेगा और बीजेपी के दावे में कहीं ना कहीं वो सेंध लगाता हुआ ये यात्रा नजर आएगी। बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीते 4 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी संग वर्चुअली बटन दबाकर 297 करोड़ रुपए से बने 3 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के महज 13 दिनों के बाद ही 297 करोड़ रुपए की लागत से बने फ्लाईओवर पर दरार आ गई है। वहीं खबर सामने आने के बाद आनंद फानन में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी फ्लाईओवर पर पहुंचकर दरार में तारकोल भरकर उस पर सफेद चूना डालकर भ्रष्टाचार की इस दरार को मिटाने की नाकाम कोशिश करते हुए नजर आए। लखीमपुर में 3 फ्लाईओवर बनाए गए थे, जिनका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था और ये सपना दिखाया था कि आने वाले वक्त में लखीमपुर को और फ्लाईओवर दिए जाएंगे। लगभग 2.5 करोड़ के फ्लाईओवर और देने का, 250 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर और देने का एक ऐलान हुआ था। ये है लखीमपुर के सपनों का फ्लाईओवर। यहाँ ये 3 फ्लाईओवर हैं जिसपे ये कहा गया था कि ये सरकार की मंशा और मंत्री की मंशा के तहत इस फ्लाईओवर को बनाया गया है। इसकी गुणवत्ता की तारीफ की गई थी। अभी 14 दिन हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि ये इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ था कि ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ये बने थे। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 2 जो फ्लाईओवर है इसमें दरारें पड़ी हैं और ये इस संबंध में कहना, अधिकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर कोई डिस्क होती है वो स्लिप हो गई। ऐसे में अब जब इतने लगभग 300 करोड़ से बने फ्लाईओवर पर डिस्क स्लिप हो जाए, एक ही तरफ नहीं, दोनों तरफ फ्लाईओवर के दो फ्लाईओवर की 2 साइडें हैं, दोनों तरफ का ये हाल है। यहाँ पर आनंद फानन में जब यहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ तो जो पीडब्ल्यूडी है उसने यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको भरने का काम किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ छिपाने का काम किया गया है। ये तारकोल पहले यहाँ पर सफ़ेद चूना डालकर इसको, इस जो भ्रष्टाचार की काली परत थी उसको चूने में ढकने का काम किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आकर तारकोल डाल दिया ताकि यहाँ पे जो ये दरार पड़ी है ये पूरी तरीके छिप जाए। दरार का भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि लगभग 3 अंगुल की यहाँ पर दरार है। यहाँ पर देखिए लगभग 4 अंगुल से ज़्यादा दरार है। तो कहीं ना कहीं ये दरार, भ्रष्टाचार की दरार जो है यहाँ पर खतरा हो सकती है। अब हम लोगों से ये भी बात करते हैं कि इस दरार को आने के बाद क्या उनको इस पुल पर चलते हुए डर लगता है, क्योंकि अभी तक प्रशासनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान नहीं आया है। किसी अधिकारी ने इसकी जांच की नहीं बात की है। किसी अधिकारी ने जो इसमें जो ये यहाँ पर दरार पड़ी है इस पर कोई किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, तो क्या ये दरार पड़ी है इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है या फिर यहाँ पर कार्रवाई होती है ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि भ्रष्टाचार की बुनियाद के ऊपर बने हुए इस पुल पे अगर इस तरीके की घटना, इस तरीके की दरारें आती है तो कहीं ना कहीं खतरनाक जरूर होगा। इस संबंध में जिलाधिकारी ने आनंद फानन में एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा था कि इस जो यहाँ पर जो ये दरार है इसको भर दिया गया। लेकिन दरार भरना ही क्या, ये पुल को सही करने की बात होगी या फिर इस पर कोई कार्रवाई हो गई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला था। इसमें नितिन गडकरी ने, जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने खुद लाइव खड़े होकर वहाँ से उसका वर्चुअल इसका लोकार्पण किया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो लखीमपुर जनपद के हैं, अजय मिश्रा टेनी, उन्होंने
वहाँ पर मौजूद थे। जो PWD मंत्री हैं जितिन प्रसाद, जिनका लखीमपुर से काफ़ी लगाव है, जिन्होंने भावनात्मक बातें कही थी कि लखीमपुर का विकास करेंगे तो भ्रष्टाचार की बुनियाद पर जो ये विकास होगा, या कस्बा यहाँ के लोगों के बेसिक जो उनकी ज़रूरत है वो उस तरीके से काम होगा। तो कहीं ना कहीं ये दरार कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, जो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही, वो उजागर करती है। प्राइम टीवी के लिए लखीमपुर से आमिर रजा। उधर जौनपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने दीप प्रज्वलित कर शाहगंज महोत्सव का उद्घाटन किया। महोत्सव में भोजपुरी कलाकार अनुपमा यादव ने गीत और नृत्य के जरिए लोगों का मनोरंजन किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आए। मैं अपील किया है, मांग अलग मामला, मांगने वाले हम लोग तो हैं नहीं। अपील किया है कि किसी भी विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो क्यों कोई गुनाह करे भारत में। ये भारत लोकतंत्र का देश है, तो गुनाह ठीक नहीं है। गुनाह करने वाला जो है सजा का पात्र होता भगवान को यहाँ लोकतंत्र में। तो जिस तरीके से बाबरी मस्जिद हट गई और प्रेम से मुसलमान भाई सोने का चांदी का ईंटा देकर राम का मंदिर बना रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जो इस देश के ही लोग इस्लाम धर्म स्वीकार किए हैं, तो जहां भगवान राम रात्रि विश्राम किए हैं, उनके सीने पर जो मस्जिद बनी है, उस मस्जिद बनी है, वो भी आराम से हटा लेंगे। जो भी होता है हम लोग देंगे, सम्मान सहित हो रहें, अपने धर्म का पालन करें। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है, लेकिन अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास और नए जोश के साथ काम करने के हैं। एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी। साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ और उनके बेटे को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को लेकर अहम बयान दिया है। रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में लड़ी थी, जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी। इस खबर पर जानकारी हमारे साथ अजय द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय जी, कमलनाथ को लेकर तमाम तरीके की अटकलें पिछले करीब 35 घंटों से चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है अजय जी? अजय द्विवेदी के साथ हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन खबर यह है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस अटकलें जो हैं, इसे लेकर अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं, लेकिन उन अटकलों पर अब दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि वो छिंदवाड़ा में है और जिसने नेहरू गांधी परिवार के साथ इतना लंबा समय गुजारा, वो बीजेपी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह बड़ा बयान देते हुए इन अटकलों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल से ही लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ अपने बेटे संग बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ेंगे, लेकिन अभी तक के कोई आधिकारिक बयान कमलनाथ या उनके बेटे की ओर से नहीं आया है। तो अभी भी जो अटकलें हैं वो लगातार अटकलें ही रह गई हैं।
अजय द्विवेदी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अजय जी, अटकलें लगातार अटकलें ही बनी हुई हैं, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? जी आपको बता दें कि जो इस समय पूरे मध्य प्रदेश और या यूं कह कि दिल्ली तक इस बात की हलचल की कमलनाथ शामिल हो रहे हैं भाजपा में। इस बात के लेकर प्राइम टीवी ने पहले ही बताया था कि काफी उठा पटक का दौर है, लेकिन कमलनाथ जो प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार जो खबर निकल के आ रही, कमलनाथ बीजेपी में लगभग जाना लगभग तय हो चुका है, लेकिन अभी न उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया, नहीं कुछ उस तरह की बात कही। लेकिन ये तय है, जैसा कि माना जा रहा है कि नकुल नाथ को वो स्टेब्लिश करने के लिए बीजेपी का भी दामन थाम सकते हैं। लेकिन जो प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार एक बड़ी खबर है राम, आपको बता दें कि हो सकता है कमलनाथ कल बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि कमलनाथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन जो ऐसा प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार खबर निकल के आ रही कि लगभग कमलनाथ के साथ नकुल नाथ भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं 30 से 35 विधायकों का जत्था उनके साथ बीजेपी का दामन थाम सकता है, जिसमें सज्जन सिंह जैसवी नाम शामिल है। उन्होंने भी अपने ट्विटर से कांग्रेस का नाम हटा दिया, सीधा बस सज्जन सिंह लिखा हुआ है और उनका ये सीधा से कहना भी रहा है कि जहाँ पे कमलनाथ जाएंगे। अजय, एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि राज्यसभा ना भेजे जाने से नाराज कमलनाथ ने पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, आला कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब ताना बाना बुना, इसमें कितना दम है? ये कहना ये भी बातें निकल के आ रही कि कमलनाथ की उपेक्षा की जा रही थी, जैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया था और राज्यसभा में नाम जो था उसमें भी नहीं हटाया गया, तो ये प्रेशर की राजनीति भी हो सकती है। लेकिन आपको बताते जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी ने तोड़ने का एक सिलसिला कर रखा, तो कमलनाथ भी उससे छूटे नहीं हुए। सभी को अपने भविष्य की चिंता और इसमें कहीं दो राय नहीं, कमलनाथ अपना भविष्य अब कांग्रेस में शायद नहीं देख रहे। आपको बताते बहुत सारी बयानबाजी हो रही, चाहे दिग्विजय सिंह की बयानबाजी हो, वहीं जीतू पटवारी की बयानबाजी हो कि वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसा जो प्राइम टीवी के सूत्रों के अनुसार खबर है, कल बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और आप तो पहले ही बताया हमने कि 30 से 35 विधायकों से ऊपर लगभग लोग जा रहे हैं। जिला पंचायत बहुत सारे सदस्य हैं जो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे और कमलनाथ तो जाएंगे। इसमें एक बड़ी खबर निकल के आ रही है राम, ये भी बता दें, अगर नकुलनाथ और कमलनाथ बीजेपी में जा तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है लोकसभा चुनाव में टिकट की बात की जाए तो शायद ना मिले। लेकिन उनकी बहू का नाम, कमलनाथ की बहू का नाम भी तेजी से सुर्खियों में निकल के आया है। जी राम। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर अम्बेडकर नगर जिला प्रशासन का पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर सकुशल कराने का वादा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा जारी एक वीडियो ने परीक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। ये वीडियो जनपद के एक परीक्षा केंद्र के निरीक्षण का है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान डीएम एसपी के साथ उस विद्यालय के डायरेक्टर भी चल रहे हैं, जिनके हाथ में मोबाइल फोन भी है। जबकि परीक्षा के नियमों के तहत विद्यालय के प्रबंध तंत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति विद्यालय परिसर में प्रवेश ही नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टर, जिसका परीक्षा के दौरान विद्यालय में प्रवेश वर्जित है, वो बाकायदा डीएम एसपी के साथ विद्यालय में घूमते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तो जो हमारे सूचना अधिकारी ने डाला है, और हम लोग परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने के पश्चात जब परिसर से बाहर आ रहे थे तो सड़क पर एक आदमी मिला और उससे हमने पूछा और जानकारी के तत्काल उसको हम लोगों ने महसूस किया कि वो बाहर जाए, और उसके बाद जो भी कोई समस्या हो, कोई बात हो, शाम को 5 बजे के बाद आकर कार्यालय में। सहारनपुर में बसंत पंचमी पर पतंग पर चाइनीज मांझे की वजह से सहारनपुर शारदा नगर निवासी अतुल शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चाइनीज मांझे की वजह से युवक की दर्दनाक मौत ने मृतक के बाद परिजनों ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं चाइनीज मांझे की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन नगर निगम के सहयोग से घटना वाले पुल पर तार बार का काम कर रहा है। सहारनपुर में चाइनीज मांझे की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। हम फिलहाल अभी उसी पुल पर मौजूद है, जहां पर एक युवक की चाइनीज मांझे की वजह से मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन पर और जिला प्रशासन पर और नगर निगम के सहारनपुर के आला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे थे कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक नहीं लगा पाए, क्योंकि चाइनीज मांझा की वजह से सहारनपुर में हर साल कई घटनाएं सामने होती है। और इस बार ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। उसी पुल पर मौजूद है, यहीं पर उस युवक की चाइनीज मांझे की वजह से मौत हुई थी।
पर सवाल ये उठता है, क्या पुलिस प्रशासन जागरूक अभियान और लोगों को जागरूक करके भी उस पुलिस चाइनीज मांझे को नहीं रोक पाया है और लगातार धड़ल्ले से बिक भी रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने जिस घटना हुई थी उस दिन कई लोगों को हिरासत में लेकर जेल भी भेजा था, पर उसके बाद भी चाइनीज मांझे की वजह से घटनाएं सामने आ रही है। पर सवाल ये उठता है, क्या युवक जो मरा था उसे जो पत्नी थी उसका पति वापस मिल पाएगा, या एक माँ को एक अपना बेटा मिल पाएगा, या एक बेटी को अपना बाप। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिला प्रशासन अब तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पाया है जिन लोगों की वजह से ये हादसे हो रहे हैं। जिला प्रशासन छोटे दुकानदारों को पकड़ के उन पर कार्रवाई करता है, पर अभी तक उन लोगों को के गिरवा तक नहीं पहुंच पाया जहां से ये मांझा सहारनपुर में आ रहा है, लगातार बिक भी रहा है। और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को रोकने के लिए सहारनपुर का जिला प्रशासन एक युवक की मौत के बाद आखिर अब गहरी नींद से जागा है, जिसके बाद सहारनपुर के जो पुल है अब उस पर तारों की तार बार की जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे, लगातार जो नगर निगम की टीम है अब वहां पर सहारनपुर के उन पुल पर पहुंच चुकी है जहां पर पुल पर हादसा हुआ था, और पुल पर नगर निगम के कई जो कर्मचारी है, अधिकारी है, वो अब तार बार का काम करने में जुट गए हैं। सहारनपुर में ऐसे कई और पुल है जिन पर घटनाएं होती है पर कम। ये सहारनपुर का अंबाला रोड का पुल है जो सभी को जोड़ता है, सबसे ज्यादा घटना इस पुल पर ही होती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस तार बार करने से जिला प्रशासन इस पर चाइनीज मांझे की घटनाओं को रोक पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। पर सवाल ये है कि जिला प्रशासन अभी तक वहां क्यों उन लोगों के गिरवा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा क्या कारण है ये नहीं किसी को पता चल पा रहा है। परिजनों ने मृतक के परिजनों ने आरोप भी लगाया था कि उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो लोग इस चाइनीज मांझे की व्यापार करते हैं। सहारनपुर से जोगेंद्र। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहारनपुर संवाददाता जोगेंद्र जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, गिरफ्तारी को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, निशानदेही हुई? देखिए, सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी विपिन ताड़ा लगातार चाइनीज मांझे को लेकर बहुत गंभीर है। जिस दिन घटना हुई है उस दिन से बाद सहारनपुर का जिला प्रशासन बहुत ही गंभीर है। लगातार जो दुकानदार है, छोटे दुकानदार, उन्हें पकड़कर जेल भी भेजने का काम कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये, अब तक सहारनपुर पुलिस जो विपिन ताड़ा है, अब तक विपिन ताड़ा है और आला अधिकारी अब तक वहां पर नहीं पहुंच पाए जहां से मंजा सहारनपुर में सप्लाई होता है, कहां से मंजा आ रहा है, उन लोगों को जो बड़ा गैंग है उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। यकीनन जो छोटे दुकानदार हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो बड़े संचालक हैं वो आज भी कार्रवाई से दूर हैं, पुलिस की पहुंच से दूर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहां वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीतापुर में कठिना नदी की तलाटी को अपना ठिकाना बना चुके बाघ ने देर रात एक शख्स पर हमला कर दिया। बाघ के हमले में शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते हैं कि बाघ शख्स को काफी दूर तक खींच कर ले गया। शख्स के शोर मचाने पर ग्रामीण लाठी डंडों से लैस होकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर बाघ शख्स को छोड़ भाग गया। टांग में अटैक किया है, नीचे पैर पे अटैक किया है। तो तत्काल डॉक्टर साहब से बात करके हमारी टीम भी मौके पे पहुंची और डॉक्टर साहब से बात करके एम्बुलेंस तत्काल भेजी गई और मोहाली PSC में उसका प्राथमिक इलाज उपचार किया गया। उसे मतलब घायल चोट के निशान तो हैं, लेकिन अभी खतरे से बाहर है। वो थोड़ा डरा है। जो उसके जो फुलमार्क मिले हुए हैं वो उसको देख के क्या लग रहा है कि कौन से जानवर ने उसके हमला किया गया? वो जो अभी संभवतः लग रहा है, क्योंकि उसके पगमार्क जो छोटे हैं, इसका क्लियरली तो सुबह ही हो पाएगा एकदम से क्लियर, बट जो संभवतः लग रहा है कि लिपर्ड या टाइगर में से दो में से कोई एक है। ज़्यादा चांसेस लिपर्ड के लग रहे हैं, ये जिस हिसाब से हमला हुआ है। बाकी जो भी होगा कल क्लियर, कल तक एकदम। खबर महाराजगंज से, जहां कोठीभार थाना इलाके के सोहट गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक तेंदुए को जाल में फांसा देखा। वहीं ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर अपने साथ लेकर चली गई। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने जंगली सुअर के लिए बिछाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया था। वहीं जाल में फंसने की वजह से तेंदुए के पैर भी चोटिल हो चुके थे। लगभग 15 मिनट से आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच गई और उसको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद हमने उसको अभी स्वास्थ्य के लिए हमारे डॉक्टर की टीम है, जू के डायरेक्टर हैं गोरखपुर जू के, और उसके अलावा भी हमारे CVO के से भी हमारी वार्ता हुई है। CVO साहब भी आए हुए थे और उनकी टीम भी थी। उसका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। फिर अभी तो ट्रैंकुलाइज करके उसको हम जंगल की तरफ ही ले जा रहे हैं, उत्तरी चौक में। उसके बाद वहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। जब पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया जाएगा तो उसको हम वन क्षेत्र में छोड़ देंगे। इसके लिए ये भी संदेश देना चाह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं हैं, ये हमारे गन्ने के खेत के आसपास होती हैं। लोग हमारे सजग रहें और सुरक्षित रहें। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि लोग आसपास ना जाएं और झुंड में रहें, और हमारी सेंचुरी के आसपास जो है। उधर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर खूंटेदार पलीता लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। पूरा मामला दरअसल श्रावस्ती जिले के तराई थाना में बसे मछैना का है, जहां कोटेदार पुत्तीलाल यादव ने ग्रामीणों को 1 महीने का राशन नहीं दिया है। गांव के लोगों ने कोटेदार पर राशन वितरण में धांधली का आरोप लगाकर कोटे को निरस्त कर कोटेदार पर जांच लगवाने की मांग की। वहीं गांव में कम से कम 50 ऐसे परिवार हैं जिनको जनवरी महीने का राशन अब तक नहीं मिला है। गांव के लोगों ने इसकी शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से भी की है। वहीं शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया है। कुछ मिली ना सर, तो हम लोग वोट डाले न जा जाए तो ईटा आधा डंडा परी सड़ा, झाड़ू कुचरा जो कुछ परी मिली वही से मारा जाये। हमारे लोगों के लड़के बच्चे भूखन मरी है तो हम लोग वोट डाले थोड़े जावे। तो खाली पुत्तीलाल के वोट पावे और कि तो पुत्तीलाल के कि तो कुहटा उनके सस्पेंड करें कि तो हम लोगों का बराबर राशन मिले टाइम से, तो उन्हें से वोट ले पुत्तीलाल और कि तो उन्हें दे है पूरा वोट जितना देखे उतना, चाहे मोदी हुए और चाहे योगी हुए और चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जे हो। उधर बांदा के बबेरू में अज्ञात नवजात शिशु का डस्टबिन में शव पड़ा मिला है, जिसके बाद नवजात को डस्टबिन से कुत्तों ने घसीटकर नोच कर खाते हुए इसकी तस्दीक की गई। तभी लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
इंग्रौर इंटर कॉलेज के पास जो डस्टबिन रखा हुआ है, इसमें नवजात शिशु जो है पड़ा हुआ था, जिसमें इसकी शिनाख्त जो है कुत्ते ने जब बाहर किया तब मोहल्ले के लोगों ने जानकारी मिली, उन्होंने हमें सूचना दिया। तो कौन कौन अधिकारी आए थे? इसमें हमारे तहसीलदार साहब बबीरू और कस्बा इंचार्ज बबीरू और सभी लेखपाल साहब बबीरू, सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। सारी जनता कार्रवाई हुई? कार्रवाई इसका पोस्ट पंचनामा हो गया है और बीएम के लिए भेजा जा रहा है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में लेकिन आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।